वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। मैं हूँ इमरान असर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। मे इट बी अ गुड डे फॉर यू। अल्लाह करे आपके लिए सारे जो काम पेंडिंग है आज की तारीख में वो हो जाएं और आप अच्छे से आज का दिन गुजारें। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो अपने कामों को वक्त पे नहीं करते। उनमें से मैं एक हूँ। अगर आप वक्त पे अपने काम करें, बहुत सारी चीज़ें हैं हम उसको पेंडिंग करते चले जाते हैं। आई मीन कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस वीकेंड का काम अगले वीकेंड पे कर लेंगे और वो बनता है बैकलॉग और वो बैकलॉग फिर तंग करता है। ये तो मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से करती आ रही हूँ। असाइनमेंट्स कल करेंगे, परसों करेंगे, एक हफ्ते की डेडलाइन में आखिरी रात को असाइनमेंट पूरी होती थी। सो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, हम जैसे लोगों, हमें एक वीकेंड मिलता है तो हम उस पर भी थोड़ा लेजी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स का तो ये खैर कौमी खेल है। स्टूडेंट्स का तो ये वतीरा है। कुछ बेचारे ज्यादा हमारी तरह होते हैं और कुछ ज्यादा ही जो है ना वो एफिशिएंट होते हैं। लेकिन यस, कहने का मतलब ये कि बैकलॉग नहीं छोड़ना चाहिए, वक्त पे काम करना चाहिए और इस तरीके से आपकी जिंदगी बेहतर रहती है। ये नसीहत आपके साथ साथ हमारे अपने लिए भी है। पाकिस्तानी टीम अपने दूसरे वार्म अप मैच के लिए आज तैयार है। ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड और बड़ा चांस है पाकिस्तान के लिए कि प्रूव करेंगे भाई नहीं। मुझे लगता है अर्मला, मैं सुबह आई वाज फीलिंग बैड फॉर माय टीम क्योंकि एकदम से बेचारे बहुत ज्यादा इनका मोरल डाउन हो गया, बहुत लो फील कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो इंशाल्लाह, एक ऐसी फतह मिले जिससे दोबारा से टीम एकदम से उठे और फिर एक मोमेंटम बन जाए, जैसे रिजवान कहते हैं टीम का। बालाजी, मुसलसल दूसरे रोज टीम ने जमकर प्रैक्टिस किया। ये हैदराबाद स्टेडियम के मनाजिर है और कैंगरूज के खिलाफ आज ये आखिरी कह ले मौका है वार्म अप मैचेस को लेकर। पहले मैच में हम न्यूजीलैंड से हार गए थे अच्छा स्कोर करके, लेकिन आज अगर हम जीते हैं तो आई बिलीव कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। बिल्कुल। कल प्रैक्टिस की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने बॉलिंग नहीं की थी। दूसरी जानिब आज अफगानिस्तान और श्रीलंका, जबकि भारत और नीदरलैंड्स का भी वार्म अप मैच है, यानी एट ए टाइम 3 वार्म अप मैचेस होने वाले हैं। और वर्ल्ड कप का आपको पता है बाकायदा आगाज जुमेरात को होगा। इफ्तिताई मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला होगा। सो इंटरेस्टिंग है जी। आज 3 मैचेस हैं। इंडिया और नीदरलैंड्स का भी मैच है, वार्म अप मैच है। इसके अलावा अफगानिस्तान और श्रीलंका का भी मैच है आई गेस। सो इन तीनों वार्म अप मैचेस में देखते हैं। पाकिस्तान के लिए हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जीते और इनका जो जिससे इमरान सेठ के इनका मोरल थोड़ा अप हो और वर्ल्ड कप के जो मैचेस बाकायदा स्टार्ट होंगे उसमें कुछ अच्छी हमें उम्मीद है। इट्स गोना बी अ गुड मैच। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। अगर शाहीन और शादाब प्रैक्टिस नहीं करे, इसका मतलब हो सकता है वो खेले भी ना, यानी कि प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो। शाहीन को वैसे भी जरा रेस्ट दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये रेस्ट 2-3 मैचों के बाद हमारे सभी बॉलर्स के लिए, पेसर्स के लिए लाजमी हो जाएगा, जो कि 50 ओवर्स के मैचेस की हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। हम फिटनेस के मसाइल का शिकार हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इस फील्डिंग के साथ और ऐसे बॉलिंग एटीट्यूड के साथ अगर आप जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स सी जी आज कैसे परफॉर्म करती है पाकिस्तान की टीम। एंड व्हाट नेक्स्ट वी हैव अर्मला? हमारे पास अगली खबर है और वो हम आपको बताएंगे कुछ कोच के हवाले से, हेरिंग के हवाले से। बड़ी खबर। जी, बात करेंगे अब एक ऐसे इशू की जानिब जिस पर सबकी नजरें हैं और वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट। जो बिल है उसमें 2023 जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर हुई हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हल्फ लेते ही यानी पहले दिन 18 सितंबर को फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया था और फुल कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त जो सरकारी टेलीविजन है उस पर नशर भी की गई थी और घंटों समाअत जारी रहने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला था और समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई थी। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत हो रही है जिसमें अटॉर्नी जनरल दरख्वास्त गुजार के वकला अपने अपने दलाइल देंगे और गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर तहरीक इंसाफ ने इजाफी जो दस्तावेजात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करा दिए। बिल्कुल, इन दस्तावेजात के ऊपर लिखा गया था कि ये बिल अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। इस बिल के ज़रिए बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। इस वक्त कोर्ट में क्या मनाजिर हैं और इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि बाकायदा समाअत शुरू होनी है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। जैसे चीफ जस्टिस ने कहा था कि इसका फैसला हुए बगैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। फैसला हो कि हमारी डोमेन्स क्या हैं, चीफ जस्टिस को क्या सारे इख्तियारात दे दिए जाएं। सो मोटो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इट। हमारे साथ इस वक्त जाजेब अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद में हैं और कोर्ट से बराह रास्त हमें ज्वाइन करें। जाजेब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। क्या ताज़ा तरीन है आज कोर्ट के इस मामले को लेकर और माहौल कैसा देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट का? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत अहम केस है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में। ये इस केस की अहमियत इस वजह से है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जा रहा है।
اس سے جو عام آدمی ہے اس کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری عدالتیں کس طرح سے ورکنگ کرتی ہیں, کس طرح سے کورٹ پروسیڈنگ کو آگے چلایا جا رہا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون یہ بنیادی طور کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک قانون سازی کی گئی تھی پی ڈی ایم کے دور حکومت میں, اور اس لا کو بننے سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 ججوں نے اس بینچ میں بیٹھ کر اس قانون کو سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا, اور پھر کیس کو پینڈنگ رکھا. دوبارہ ہیئرنگ اس کی نہیں ہوئی. اس وقت بھی یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے, اس کو ٹیک اپ ہونا چاہیے. اس حوالے سے فقہ قانون میں 2 آراء پائی جاتی ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو نہیں ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ پارلیمنٹ اختیارات کو ریگولیٹ کر سکتی ہے. اب ایک سوال یہ ضرور اٹھ رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی. اس کا بیک گراؤنڈ بڑا دلچسپ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کا جو اختیار ہے, چاہے وہ سو موٹو کی صورت میں ہو یا چاہے 184(3) کے تحت جو براہ راست درخواستیں سپریم کورٹ میں آتی ہیں, اس میں اپیل کا حق نہیں ہوتا. تو ماضی میں یہ آرٹیکل یا یہ از خود نوٹس کا جو اختیار ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف بہت زیادہ استعمال ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی اس آرٹیکل کا متاثرہ رہی, مسلم لیگ نون رہی, اور پھر نہ صرف یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تھوڑا مزید پیچھے جائیں, اگر ہم کورٹ کی ہسٹری دیکھیں تو 1999 میں جو جنرل مشرف کے ملٹری کو سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا تھا, وہ پٹیشن بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں آئی تھی. تو اس لیے پھر سیاستدانوں نے مل کے یہ سوچا کہ ہمیں اس آرٹیکل کو ریگولیٹ کرنی چاہیے. فرد واحد کے پاس اگر یہ اختیار ہو تو اس اختیار کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. اس اختیار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پھر جی جازیب آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کی آپ کچھ اس کے تاریخی پہلوؤں پہ بھی ہمیں ہماری توجہ دلا رہے ہیں. میں اگر آپ سے آج کی کارروائی کے حوالے سے پوچھوں کہ لاسٹ ٹائم جو کارروائی ہوئی تھی ہم نے اس کو براہ راست بھی دیکھا تھا, بڑے ابہام بھی تھے لوگوں کے ذہن میں, کچھ وکلا کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کلیئر ہوئیں, پہلے نہیں تھی کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے. آج کیا امپورٹنٹ ہے, کتنی اہم ہے آج کی کارروائی, اور کیا عدالت آج کسی نتیجے پہ بھی پہنچ سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے. آج صرف سپریم کورٹ میں ایک ہی بینچ ہے. فل کورٹ 15 ججز اس وقت دستیاب ججز سپریم کورٹ میں ان کی تعداد 15 ہے. تو یہ 15 کے 15 ججز بیٹھ کر اس قانون سازی کا جائزہ لیں گے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی جو یہ قانون سازی کی گئی ہے یہ درست ہے یا نہیں. تو آج پورے دن ایک ہی ہیئرنگ ہوگی, ایک ہی بینچ اس کیس پر چلے گا. لائیو اس کو ٹرانسمیشن کو دکھایا جائے گا, اور ممکنہ طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج ہی اس کیس کا کوئی شارٹ آرڈر جاری ہو سکتا ہے. ہم نے پچھلی سماعت میں بھی دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود اپنے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے حامی ہیں, وہ مخالف نہیں ہیں. تو اگر ہم بینچ کمپوزیشن کے اوپر بات کریں 15 ججز کے, تو ان 15 ججز میں ہمیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میجورٹی نظر آتی ہے, ان کی اکثریت نظر آتی ہے. لیکن اس حوالے سے آرڈر جو بھی آیا وہ سپلٹ ہوگا. ظاہری بات ہے کچھ ڈائسنٹ ویوز بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسی 15 رکنی فل کورٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے ججز ہیں جو مستقبل میں جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے, ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ایسے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا جو اختیار ہے یہ سپریم کورٹ کا ہے, اس اختیار کو پارلیمنٹ نہیں لے سکتی. لیکن اس 15 ججز میں ایک چیز بالکل واضح ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اکثریت رکھتے ہیں, میجورٹی ان کے پاس ہے. تو آج ہی کے دن ممکنہ طور کے اوپر اس کا کوئی شارٹ آرڈر آ سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کیس کی پروسیڈنگ آگے بڑھے گی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو ڈیسائیڈ نہ کرنے کے سبب کسی بینچ کا حصہ نہیں تھے. پہلی ہیئرنگ جب اس کی ہوئی تو اس پہ پھر اتفاق رائے سے کورٹ نے اوپن کورٹ میں یہ کہا
کہ جو دو موسٹ سینئر ججز ہیں جسٹس اجازل احسن اور جسٹس ان سے مشاورت کر کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچز کی تشکیل دے رہے ہیں. تو آج اگر شارٹ آرڈر جو کہ اکثریتی فیصلہ ہو سکتا ہے, اکثریتی شارٹ آرڈر ہو سکتا ہے, اس میں اگر کوئی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کوئی چیزیں تو پھر یہی پروسیجر چلے گا. جو موسٹ سینئر ججز ہیں جسٹس اجازل احسن اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, ان سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مشاورت کر کے آرٹیکل 184(3) اور اسکت نوٹس لینے یا نہ لینے کے حوالے سے جو پروسیجر ہے اس کو آگے بڑھائیں گے, اس کو آگے چلائیں گے. آج کا دن بہت اہم ہے. اچھا جہاں زیب, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, بڑے بہترین انداز میں آپ نے ساری چیزوں کو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایکسپلین کر دیا. ہم ضرور چاہیں گے سماعت کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کب تک یہ سماعت اس کا آغاز ہوگا, اور وکلا کے حوالے سے بھی کہ کون کون سے اس وقت وکلا وہاں پہ موجود ہیں, اور جو وکلا آئیں گے جو دلائل پیش کریں گے ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا. 9:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے لائیو سٹریمنگ ہوگی براہ راست. اس عدالتی کارروائی کو عام آدمی بھی گھر میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتا ہے. اٹارنی جنرل فار پاکستان اس وقت پہنچ چکے ہیں. دیگر جو وہ وکلا جنہوں نے اس لا کو چیلنج کیا ہوا ہے وہ بھی کورٹ روم پہنچنے کا سلسلہ ان کا جاری ہے. اس کیس میں مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی اپنے جوابات جمع کروائے گئے ہیں, کیونکہ کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی فریق یا پولیٹیکل پارٹی بھی اگر چاہے تو وہ اپنا تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا سکتی ہے. مسلم لیگ نون نے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی حمایت کی اور یہ کہا کہ یہ قانون بہت اچھا ہے, درست ہے. مسلم لیگ کاف نے بھی اس قانون کی حمایت کی. پاکستان تحریک انصاف اس قانون کی مخالفت کر رہی ہے, اور مخالفت کرنے کی وجہ یہ بتا رہی ہے پی ٹی آئی کہ ہمارا یہ ویو ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے بجائے سپریم کورٹ کو ہے, اور سپریم کورٹ انتظامی سطح کے اوپر 1980 کے رولز جو جنرل ضیاء الحق نے بنائے تھے ان رولز میں امینڈ کر کے اپنے اس اختیار کو ریگولیٹ کرے. یہ اختیار پارلیمنٹ کے حوالے نہ کیا جائے. تو اب یہ صورتحال ہے. مجموعی طور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ ایک کوسچن آف لا بھی ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جوڈیشری کے اندر بھی اس کے اوپر دو اوپینینز پائے جاتے ہیں, دو آراء پائی جاتی ہیں. جی اچھا جاذب, اس سے پہلے آپ نے جیسا کہ کہا کہ اس قانون کو بسا اوقات بلکہ کافی ہم نے دیکھا اس کا جو استعمال ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف ہوا, اور وہ اس حد تک خلاف ہوا کہ اس میں وزراء اعظم کو گھر بھی جانا پڑ گیا, بہت سارے معاملات ہوئے. تو اب دوسری جانب اب اگر یہ جو شفٹ آف پاور ہے سم ہاؤ اگر اس فیصلے کے نتیجے میں کچھ حد تک پارلیمان کے پاس آتا ہے تو پارلیمان میں بھی کچھ قانون ایسے ہیں جو کہ دیگر جو عہدے ہیں ان کے لیے کچھ خاص مؤثر ثابت نہیں ہوئے, ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے ان کو اگر وہ چاہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں وہ اپنا احتساب نہیں چاہتی بہت معاملوں میں, اور اس میں سبھی سیاسی جماعتیں شامل ہیں. جب ان کے احتساب کی بات آتی ہے وہ لا امینڈ کر دیتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو نیب کے قانون میں تبدیلیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, دو کہ پھر اس کو بدل دیا گیا عدالت کی طرف سے. تو پھر اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ جو قانون اگر چیف جسٹس آف پاکستان اپنے حقوق کو سرنڈر کرتے ہیں آئین کی سپریمیسی کے لیے تو ان کا استعمال عدالت کے خلاف یا عدالت کے اختیارات کے خلاف نہیں ہوگا پارلیمان کی جانب سے؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی جج کو اگر ہٹانا ہے عہدے سے تو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم آرٹیکل 209 کے تحت موجود ہے. ججز کی جو مدت ملازمت ہے اس کو آئین پاکستان نے پروٹیکشن دے رکھی ہے. قانون سازی کا اختیار پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پارلیمنٹ کا ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے متعدد بار یہ آبزرویشنز دی جا چکی ہیں کہ ایک منتخب پارلیمنٹ جس کے پیچھے 25 یا 22 کروڑ عوام کا ووٹ ہوتا ہے اس کی قانون سازی کو, کیونکہ اس کے پیچھے ایک منتخب لوگ ہیں اور ان لوگوں کو منتخب کیا عوام پاکستان نے, تو ان قوانین کو کیا 17 یا 15 غیر منتخب ججز اس قانون سازی کو جانچ سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے اس کو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اس حوالے سے کوئی مؤثر اقدامات جوڈیشری کی جانب سے بھی نہیں کیے گئے. بہت سے ایسے قوانین ہیں جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی عدلیہ کے اندر
कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, कानून बनाना जो है ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, और हर कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करना शुरू कर देगी तो फिर ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे इनमें लड़ाई हो जाएगी। तो इसकी जो आपस का टकराव है इससे अल्टीमेटली मुल्क जो है वो उसके लिए बेहतर नहीं है। हमने पीडीएम की 16 महीनों की हुकूमत देखी, उसमें जो टकराव हुआ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और पीडीएम की हुकूमत के दरमियान, उससे मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत डिटेल में आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे आपने हमारे सामने नुकात को खोलकर बयान किया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कवरेज। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे हम, जो ही समाज शुरू होती है उसके बाद भी वी होप कि आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जाज़ेब अब्बासी, नुमाइंदा इस्लामाबाद, तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे कि आज की समात की अहमियत क्या है। 9:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अब से कुछ देर के बाद ये समात शुरू होनी है। फुल कोर्ट 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जो है वो इसकी समात करेगा। ये अवेलेबल जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। एंड एज अब्बासी साहब टोल्ड कि आज और कोई समात नहीं है, सिर्फ इसी केस पे बात होगी। सो आपको आगाह करते रहेंगे मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब पाकिस्तान की जो खातून को पैमा है नाइला कयानी, उनके हवाले से बात करते हैं। उन्होंने एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। जी बिल्कुल, नाइला कयानी चीन में माउंट चोयू को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। 8,188 मीटर बुलंद ये माउंट चोयू है। ये दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन चोटी है। और नाइला कयानी 8,000 मीटर से बुलंद जो 10 चोटियां हैं अब तक वो सर कर चुकी हैं। पहली पाकिस्तानी खातून को पैमा है। इससे पहले हमने आपकी बात भी कराई थी इनसे। एवरेस्ट, इसके अलावा गेशर ब्रह्म K2, उसके अलावा गेशर ब्रह्म 2, ब्रॉड पीक सर कर चुकी हैं। पाकिस्तानी इन खातून जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्होंने नांगा पर्वत, अन्नापूर्णा, लोटसे और मनासलो को भी सर किया है। आई मीन हमारे लिए पढ़ने में ये कोई 7-8 सेकंड की खबर है, बट इमेजिन नाइला एक फैमिली भी रखती हैं माशाल्लाह, और शी हैज़ फैमिली एज वेल। और उसके साथ साथ इन्होंने ये 10 चोटियाँ 8,000 जो है वो सर्च किए हैं। और मेरे ख्याल में ये, जैसा कि हमने कहा कि पहली खातून है, बहुत बड़ा एजाज़ है और बहुत फख्र की बात है। बिल्कुल, नाइला कयानी के साथ साथ सरबाज खान ने भी ये कारनामा सर अंजाम दिया है। को पैमा, हम सरबाज खान की बात करें जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन चोटी चवाइयों को सर किया है और तारीख रकम की है। बगैर मसनूई ऑक्सीजन के इन्होंने इस चोटी को सर किया है। और ये को पैमा जो है 8,000ers 10 जो चोटियाँ उनको बगैर ऑक्सीजन सर करने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। मिशन 14 मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक चोटी अब सरबाज के लिए रह गई है, और बाकी इसके बाद इनका ये जो सफ़र है वो मेरे ख्याल से 8,000ers वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तानी माउंटेनियर्स जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, चाहे वो नाइला कयानी हो या सरबाज खान हो। हम ऑन एंड ऑफ इनके हवाले से आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच मेकिंग अस प्राउड। जब भी आपके पास वक्त हो इंशाल्लाह हम जरूर चाहेंगे कि आप हमें ज्वाइन करें ताकि ये हम खुशी मिल के शेयर करें। अब जनाब ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह ज़्यादा हैं तो पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, और इस्लामी दुनिया का भी। ऑन अ लाइटर एंड में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे नेकियां भी बिकती हैं और आप नेकियां खरीद सकते हैं। ये दिलचस्प वाक़या पंजाब के शहर गुजरात में पेश आया। वैसे जितने भी गुजराती भाई मुझे देख रहे हैं वो जहाँ पे भी हैं वो इस बात पे सोच रहे होंगे कि हम हंसें कि रोएं कि क्या वाक़या है कि पंजाब के शहर गुजरात में मुनफरिद नौइयत का ये वाक़या है जहाँ नेकियां फ़रोख्त करने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। भाई ने कहा और कोई बिजनेस नहीं है, नेकियां बेचते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि वो नेक शख्स भी तो हम दिखा रहे हैं आपको, नेक शख्स दिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखें, उनके पास रसीदें हैं नाजरीन, मतलब उन्होंने नेकियों की रसीदें रखी हुई हैं। उन्होंने 10 रुपए के एवज 1 लाख नेकियां दे रहे हैं। आप सवाल करी थी ना कि खरीदने वाले कौन है, फिर आप कह रही थी, मैं उसका जवाब आ गया 1.5 जिनकी नेकियां कम है। नाजरीन अगर आपको नेकियां खरीदनी है तो खुदा का नाम है अपने अमाल, अपने करतूत ठीक कर लें। ये नेकियां खरीदने, अल्लाह ताला अगर ऐसे नेकियां इन बंदों के थ्रू बांटने लगे तो क्या ही बात है भाई। ऐसा कोई, मैं हैरान हूँ लोगों के पर जिन्होंने 100 रुपए के एवज 1 करोड़ नेकियां खरीदी हैं, 1,000 रुपए के एवज जो 1 अरब नेकियां हैं, और पता नहीं कितना उन्होंने कोई रेट लिस्ट बनाई हुई है। मैं उन साहब के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने ये नेकियां खरीदी हैं, पता नहीं दुनिया में क्या कर बैठे हैं आप कि आपको इनसे खरीदनी पड़ती है नेकियां। 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए की 1 अरब नेकियां जी आपको मिलेंगी। और वैसे ये 1,000 की 1 अरब नेकियां आपको मिल सकती है। यकीन मानिए, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, सही बात है, किसी भूखे जानवर को पानी पिला दीजिए, सदका दे दे। मैं कहता हूँ 1 अरब क्या हो सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बख्शी दें। मतलब नेकियों का हिसाब ही नहीं है, तो उससे मांगिए जो देने वाला है, जो नेकियों का असल कस्टोडियन है। और ये आपकी नियत से जो क्या बात करें, हमें रसीद चाहिए, हम हर चीज की रसीद मांगते हैं, हमें नेकियों की रसीद भी चाहिए। हमारे पास पेपर में सबूत है कि
جی ہم نے نیکیاں خریدی ہیں, وہ کس سے خریدی ہیں یہ ہم نہیں جانتے, لیکن ہمارے پاس یہ نیکیوں کی پرچی. میں یہ سوچتی ہوں اعمال, اللہ میاں پلیز معاف کر دیجیے گا ہمیں, ہم کیا پڑھے اور کیا بول رہے. اسلام نے جو ڈسپلن رکھا ہے ہر چیز میں وہ بڑا واضح ہے, اسی لیے کانسیپٹ دیا گیا ہے. ہمارے جو یہ کرامن کاتبین ہیں ان کے بارے میں ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ وہ نوٹ کرتے ہیں ہمارے اچھے برے اعمال کو. تو بینگ اے مسلم آمین ہمیں اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بہترین حساب کرنے والا ہے, بہترین انصاف کرنے والا ہے اور بہترین رحم کرنے والا ہے. سو آپ کم از کم آن اے لائٹر اینڈ تو یہ سٹوری ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اور وہ اب کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انصاف نے کیا سوچ کر یہ شروع کیا, اور پھر اس بزنس کو وہ کہاں تک ہو سکتا ہے. کچھ عرصے بعد وہ جنت میں پلاٹ بھی نام کر کے دینا شروع کر دیتے کہ 10,000 کا پلاٹ لے لیجیے جنت کے اندر. I mean it's possible. تو اور لوگ لے رہے ہوتے. یہ اچھا نہیں, یہ موصوف تو چھوڑی دیں, یہ کس مقام پہ ہیں اس پہ تو ہم ڈسکشن کرنا ہی نہیں چاہتے, لیکن جو اصل میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کام جا کے ان کو شے دے رہے ہیں اور ان سے نیکیاں خرید رہے ہیں, یہ خریدنا مطلب ایک کامن سینس والی بات ہے. ایک بندہ آپ کو نیکیاں کیسے دے سکتا ہے رسیدوں میں؟ گجرات والوں دل کو سنبھالو, ٹھیک ہے, اور اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. چلے جی یہ سٹوری ہے ہماری یہ لمحہ فکریہ بھی ہے معاشرتی طور پر, اور ایٹ دا سیم ٹائم لائٹر اینڈ پہ بھی ایک سٹوری نکلتی تھی, اس میں سے اینگل تو ہم نے ڈسکس کیا. پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایکسپریسو بریک کے بعد واپس آ گئے اور اب بات کریں گے کچھ کرکٹ کے حوالے سے. تو قومی کرکٹ ٹیم جو روٹھی فتح ہے اس کو منانے کے لیے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کری. انہوں نے کی بھی کل. پاکستانی سپنرز اپنی غفلت کی جو گہری نیند ہے اس سے اپنی سوئی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ورلڈ کپ کے لیے بھارت میں موجود جو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے آج آسٹریلیا کے خلاف اپنا دوسرا وارم اپ میچ کھیلے گی. گزشتہ روز ہی بڑی بھرپور ٹریننگ کی ٹیم نے, سیشن کیا, کھلاڑیوں نے نیٹ پریکٹس کی, بالنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور جو انہوں نے ڈرلز کی. واضح ہے کہ جی ورلڈ کپ کا پہلا میچ 5 اکتوبر کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان نریندر مودی اسٹیڈیم کے اندر کھیلا جائے گا, جبکہ قومی ٹیم 6 اکتوبر کو نیدرلینڈز کے خلاف مد مقابل آئے گی. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ سید محمد اویس موجود ہے. ویسے اصل میں تو مدر آف آل میچز ہم پاکستان انڈیا کو کہتے ہیں نا, یہ بھی ون آف کائنڈ آف مدر آف آل میچز, انگلینڈ ورسز نیوزی لینڈ. فائنل آپ کو یاد ہوگا کتنا اتنا تھرلنگ کرکٹنگ میچ میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور ایک اور کریکشن ہے, نے کہا وارم اپ میچ, وارم اپ پہلا میچ آج ہے کیونکہ ہم وارم ہوئے نہیں ہیں پہلے میچ کے اندر, تو آج پہلا وارم اپ میچ ہے, پہلا پریکٹس میچ ہے. ویسے تو ویسے جی ویسے السلام علیکم, کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. آج آپ کی دونوں کی شعر و شاعری بڑی مزے کی لگتی ہے. بس دیکھیے جو ہم ہارتے جائیں گے نا اپنا اصل مرزا غالب ہو جائیں گی ورلڈ کپ ختم ہونے تک. آپ سب سے پہلے ہمیں آج کے میچ کی امپورٹنس بتائیے. ویسے اب آج کا میچ امپورٹنٹ کتنا ہے ہمارے لیے؟ لوگ کہتے ہیں وارم اپ میچ ہے, بھائی کیا آپ یہاں پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ وارم اپ ہے, ہارتے جیتتے رہتے ہیں, کیا آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں یا نہیں وارم اپ میچز آر ایکولی امپورٹنٹ ایز دی ریئل ونس, آئی مین دی لیگ ونس؟ obviously equally important ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کمبینیشن جو ان سے آپ رائٹ پک کرتے ہو کہ میرا جو ورلڈ کپ کے لیے جو کمبینیشن ہوگا وہ کون سا ہوگا, ان کنڈیشنز میں کون سے پلیئرس میرے لیے جو ان سے سوٹیبل ہوں گے. انفارچونیٹ تھا کہ عمران بھی ہم لوگ جو ایک کرسی کی لڑائی کے پیچھے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیچھے لگے رہے ہیں, جو معاملات تھے, چیئرمین چینج ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, اس میں شاید ہم بھول گئے تھے کہ ہم لوگوں نے ورلڈ کپ سے پہلے یا ایشیا کپ سے پہلے ہم نے کوئی سیریز بھی رکھنی تھی. اگر آپ دوسری ٹیمز کو دیکھیں تو ان کی بائیلیٹرل سیریز چل رہی تھی جہاں پر وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو جو سا جیل اپ اسکواڈ جو سا وہ اتار رہے تھے ورلڈ کپ کے لیے. اگر اس اپنا بات کریں وارم اپ میچ کی تو تھوڑا سا مجھے بھی اس چیز میں تھا کہ پچھلے میچ میں آپ دیکھیں تو آپ کی جو بالنگ یونٹ تھا وہ بالکل ہی آؤٹ آف کلر نظر آیا. آپ کے اسپن بالنگ یونٹ کی آپ بات کر لیں, چاہے آپ کی پیس پیٹرک کی آپ بات کر لیں, ضرور آپ نے کوئی دوسرے کمبینیشنز یہاں پر ٹرائی کیا. آغا سلمان کو آپ نے ٹرائی کیا, شاداب خان نے بالنگ نہیں کروائی. میں بڑا حیران تھا اس چیز پہ کہ وہ بال کیوں نہیں کروا رہے. لیکن اگر ان وکٹس کی بات کریں جہاں پر آج بھی کھیلا جانا میچ ہے, پچھلا میچ بھی کھیلا تھا, جو اگلے 2 میچز آپ کے جو مین ورلڈ کپ کے کھیلے جانے یہ روڈ وکٹ ہے. یہاں پر 350 سکور بھی چیزیبل ہے, زیادہ سپورٹ نہیں ہوگی بالرز کو. تو جو آپ کے اسپنرز ہیں خاص کر کے فاسٹ بالرز, ان پہ بڑا ڈپینڈنسی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے اس وکٹ کے اوپر پرفارم کرتے ہیں. آج جو میچ آسٹریلیا کے خلاف کھیلا جائے گا, دیکھیں پچھلے میچ میں آپ نے کچھ چینجز کی تھی, آپ نے ان بالر سے بالنگ کروائی جو کہ آپ کے پلان میں ہے کہ شاید ہم ان کو آگے جا کے یوز کر سکتے ہیں اگر ہمارے پرائم فاسٹ بالرز اگر پرفارم نہ کر پائیں وغیرہ. لیکن آسٹریلیا کا جو میچ ہے اس کا مطلب کہ آپ کو اپنی جو ایگزیکٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے پلینگ 11 اتارنی ہے, اس کو آج آپ اتاریں کیونکہ بڑا میچ ہے. ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو جو 2 وارم اپ میچز. اچھا ویسے ہمارے جو بالنگ کوچ ہیں, میرا ایک بڑا بیسک سا کنسرن ہے, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ کی طرح, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ جیسے دوستوں سے بات بھی ہوتی ہے تو میں ایز ویور اپنی اوپینین دیتا ہوں. ہمارے بالرز
को एक बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जी आपको अगर आपकी लेंथ ठीक नहीं है, अब कप्तान के लिए ये है कि उसको थोड़ी देर चेंज कर लें और किसी और को ले आएं ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर वापस आ जाए, और बॉलर के लिए ये है कि अगर आप विकेट नहीं भी ले पा रहे तो कम से कम अपनी लेंथ आप वो रखें कि जिसमें आपको अगला मारे तो ना आप एक सी क्लास बॉलर तो ना लगे। अब जैसे वसीम जूनियर की हम बात कर रहे हैं, ज़मान इज कंपैरेटिवली बेटर, और पिछले मैच में हसन अली भी लास्ट ओवर्स में हमें ऐसे ही नजर आए, इतने ऑफ कलर नजर आए कि, और शाहीन शाह अफरीदी, वी रिमेंबर एशिया कप के अंदर उनके साथ क्या हुआ कि जब आपको कोई एग्रेसिवली बैटर आगे से प्ले कर रहा है तो आप बजाय इसके कि आप अपनी लाइन लेंथ पे तवज्जो दें, आप और एग्रेशन दिखाते हैं और फिर आपको और मार पड़ती है। तो क्या हमारे बॉलिंग कोच इस हवाले से ट्रेन नहीं कर पा रहे हमारे खिलाड़ियों को, हमारे खिलाड़ी उनको समझ नहीं पा रहे? ये बुनियादी मसला ये क्या है हमारी पेस बैटरी के साथ जो मुसलसल कम से कम पिछले दो टूर्नामेंट्स के साथ तो आ रहा है? अच्छा इमरान भी इसमें दो चीजें हैं। जब तक खुद कोच नहीं बने थे तो मैं भी कहता था कि कोच की शायद जिम्मेदारी ज्यादा, लेकिन कोच की जिम्मेदारी ग्राउंड के बाहर है। वो एक प्लान आपको देता है, एग्जीक्यूशन प्लान देता है, आपकी वीकनेसेस पे काम करता है। जब आप ग्राउंड के अंदर एंटर होते हो उस वक्त साइकोलॉजिकली आपको बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है, खास करके आपके फास्ट बॉलर्स को। अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी से स्टार्ट करूं, देखें आप एक चीज भी रियलाइज करें कि पाकिस्तान ने लिमिटेड ओवर्स बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है एज कम्पेयर टू ओडीआई क्रिकेट। चाहे वो शाहीन की बात करें, चाहे शादाब खान की बात करें, आपके बॉलर्स क्यों मार खाते हैं? क्योंकि आपने ज्यादा लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेली। आप लिमिटेड ओवर्स पे रहते हो कि आपने 4 ओवर निकाल लिए, बस ठीक है, मैंने इकोनॉमी रेट अपना मेंटेन कर लिया, एवरेज मेंटेन कर ली, 1-2 खिलाड़ी आउट कर लिए, मेरा कोटा पूरा हो गया। लेकिन जब आप 10 ओवर की क्रिकेट में आते हो, आपको रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक थ्रूज लेके देने पड़ते हैं, आपको इकोनॉमी रेट भी मेंटेन करना पड़ता है। तो शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप उसका देखें, बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, दुनिया उनके बारे में बात करती है। लेकिन थोड़ा सा एक देखें आप, थोड़ी सी एक दूसरी साइड भी आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी को जिस वक्त आप देखते हैं बॉलिंग करवाते हुए, अगर दूसरी टीम बड़ा केयरफुली उनको खेलती है, उनको स्विंग नहीं मिलता, उनको स्टार्ट ऑफ दी ओवर्स के अंदर विकेट्स नहीं मिलती, तो शाहीन शाह अफरीदी का पैनिक बटन ऑन होता है। इस चीज को मैंने भी रियलाइज किया, आपने भी रियलाइज किया होगा। वहां पर फिर आपका साइकोलॉजिकल होता है कि मैंने अपने आप से बात करते रहना। कप्तान का काम बनता है कि प्लेयर से बात करना, उसको रिलैक्स करना कि यार अगर सपोर्ट नहीं विकेट से मिल रही तो लेट्स स्टिक टू बेसिक्स। यहाँ पर आपको ज्यादा जो उनसे वेरिएशंस वाला बॉलर काम आएगा। वसीम जूनियर की जो आपने बात की ना, वसीम जूनियर का मसला ये है कि देखिए ना, आपके पास, मैं खुद थोड़ा सा हैरान होता हूँ, मामला ये है कि बैकअप करना है, अपनी टीम है, तनकीद तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन यही लड़के हैं जिनको हमने करना है। लेकिन आप ये प्री प्लानिंग करते हो साल पहले वर्ल्ड कप की, आप 1-2 प्लानिंग नहीं करते हो। नसीम शाह इंजर्ड हुए तो आपके ज़हन में आ गया, या नसीम इंजर्ड हो गया, हम किसको उठा के लेके आए? देखें ज़मान खान बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन लिमिटेड ओवर्स खेला है, ज्यादा ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला। वो पिछले मैच में भी आप देखें, उसने पहला इंटरनेशनल डेब्यू किया ओडीआई का, लेकिन वर्ल्ड कप का प्रेशर कुछ और होता है, सीरीज का या एशिया कप का प्रेशर कुछ होता है। वैसे रोकना पड़ेगा आपको। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट खला के उस पार, जिसमें वकार अहमद मलिक एज यूजुअल कुछ इंटरेस्टिंग बात करे। देखते हैं क्या दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार में बात करेंगे बैनू जो शुआबिया है उस पर, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गो कि वो इम्कान जो है वो 1750 में से एक, यानी अगर उसको प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो एक इम्कान है कि वो ज़मीन से टकरा सकता है, और उसका जो हुजम है, उसका जो साइज़ है और उसकी जो स्पीड है टकराने की, वो बहुत बड़ी तबाही ज़मीन पर ला सकती है। और इसका जो बैनू जो शुआबिया है, इसके जो टकराने का जो तखमीना है, यानी ये कब टकरा सकता है, ये तकरीबन 2178 से 2290 के दरमियान में। और इसमें भी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा इम्कान टकराने का है, वो 24 सितंबर 2182 है। अब क्या किया जा सकता है? एक ही काम किया जा सकता है कि इसका जिस मदार में ये घूम रहा है, जिस ऑर्बिट के अंदर ये गर्दिश कर रहा है, उसमें इसकी डायरेक्शन किसी तरीके से चेंज की जाए। उससे पहले डॉट नामी एक प्रोजेक्ट में नासा ये काम बखूबी कर चुका है। एक छोटे शौबिये की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो चेंज कर चुका है। सो इसकी सिमत जो है वो तब्दील करनी होगी। लेकिन इसकी सिमत तब्दील करने से पहले इसके ऊपर जो मटीरियल है वो भी हमें जांचना है कि वो मटीरियल क्या है। और इस सिलसिले में नासा, बल्कि आप समझें कि जो खला की साइंस की तारीख है, उसमें ये कमाल अनोखा वाक़या और कमाल दिलचस्प वाक़या है। और पहली दफ़ा ये हुआ है कि किसी शुआबिये पर ना सिर्फ स्पेस क्राफ्ट ने लैंड किया हो, बल्कि वहाँ से मटीरियल जो है वो बाहिफाजत वापस ज़मीन तक मुंतकिल कर चुका हो। और अब उसका जांच होनी है
उस मटीरियल के हवाले से। ये जो बेन्यू शाबिया है अपने महवर के गिर्द जो गर्दिश है वो तकरीबन 4 घंटे लेती है। इसका जो रेडियस या इसका जो कतर है वो 492 मीटर है। इसकी जो ग्रेविटी या कशिश शक्ल है वो 0.000098 है मीटर पर सेकंड। तो इससे आप उसकी मैस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसकी जो ऑर्बिटल पीरियड है यानी जो सूरज के गिर्द जो गर्दिश कर रहा है वो तकरीबन 437 दिन लेता है ये अपनी एक गर्दिश मुकम्मल करने में। लेकिन जो शार्टेस्ट डिस्टेंस है वो ख़तरे से खाली नहीं है और वो हमें ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में किन सालों में बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ जाएगा कि ये ज़मीन से टकरा सकता है और उसकी सिमत जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में ओसाइरस एक्स एक बहुत ही कमाल मिशन जो सितंबर 2016 को यहाँ से लिफ्ट ऑफ हुआ था और उसको 2 साल लगे वहाँ पहुँचने में यानी शाबिया के करीब पहुँचने में और 2 साल तक यानी 2018 से ऑनवर्ड 2 साल तक वो उसको ऑर्बिट करता रहा, उस शाबिया के गिर्द घूमता रहा। उसके बाद इसने लैंड किया 20 अक्टूबर 2020 को। 20 अक्टूबर 2020 को इसी शाबिया के ऊपर इसने लैंड किया और वहाँ से उस सैंपल इकट्ठे किए जो कि वापस ज़मीन पर भेजने थे। और मई 2021 में इसने वहाँ से बाय बाय किया इस शाबिया को और वापसी का जो सफ़र है वो इख्तियार किया और अब आके ये ज़मीन पर इसने और उसको बहिफाज़त जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अब उसकी जांच पड़ताल होनी है, हम देखना है कि वो मटीरियल क्या है और किस तरीके से कितना इम्पैक्ट हो कि उससे उसका ऑर्बिट जो है उस शाबिया का बेन्यू का जो ऑर्बिट है वो चेंज हो सके। वो इम्पैक्ट किस लेवल का क्या प्रेशर होना चाहिए और वहाँ पे मटीरियल क्या है जिससे उसने टकराना है, ये तमाम रिसर्च जो है ये होनी है। शमसी निज़ाम में ये सोलर सिस्टम में जो शाबियाँ हैं इनका जो मुताला है वो बहुत ही कमाल बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, स्पेशली इनके जो ऑर्बिट्स के हवाले से और इनका जो मटीरियल है ये किस तरीके से अपने मदार में गर्दिश करते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इनको बड़ा दिलचस्प बनाती हैं। और स्पेशली जो बेन्यू है ये 1999 में दरियाफ्त हुआ और उसके बाद हमें मालूम हुआ कि इसका जो ऑर्बिट है, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ता है ज़मीन के साथ, वो किसी आगे आने वाले वक्तों में टकराने का सबब बन सकता है। और साइंस का यही खूबसूरती है कि वो पैटर्न्स देखते हुए प्रेडिक्शन या पेशगोई करती है और उस पेशगोई के मुताबिक फिर अभी से वो अमल इख्तियार करती है जिससे अगर वो कोई हादसा होने वाला है तो उससे बचा जा सके। तो बेन्यू जो है वो बहुत ही दिलचस्प शाबी है। इसके हवाले से जो मज़ीद डिटेल्स हैं या इसकी जो तफसीलात हैं, इसके हवाले से जो साइरस है जो कि स्पेस क्राफ्ट जो बेन्यू पर गया उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसका अगर आप मुताला करना चाहते हैं तो नासा की वेबसाइट मौजूद है। और इसके अलावा बेन्यू पे जो ज़्यादा से ज़्यादा मुताला आपको करना चाहिए और इस पे जितनी भी स्टडी मटेरियल है ये भी नासा की वेबसाइट पर मौजूद है। देखते रहिए खला के उस पार। एक्सप्रेसो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और जाते जाते कल से सोशल मीडिया के पे बड़ी खबरें आ रही हैं। हॉलैंड के एक तहकीकाती इदारे की तरफ से बलूचिस्तान में एक ताकतवर जल्जिले की पेशगोई की गई है जिसके बाद दुनिया के कई साइंसदानों ने ऐसी पेशगोई को मुस्तरद किया है। कहते हैं कि जल्जिले की पेशगोई बिल्कुल मुमकिन नहीं है और हॉलैंड में कायम जो ये तहकीकाती इदारे इसमें बलूचिस्तान में वाक़िया जो चमन फॉल्ट लाइन है इस पर एक ताकतवर जल्जिले की पेशगोई की गई। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पर इस पर काफी बहस हो रही है कि जो सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे की जानिब से दावा किया गया है कि चमन फॉल्ट लाइन में 2 दिन में 6 या उससे ज्यादा शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। दैट इज स्वेयर एक्चुअली। इसके बाद सोशल मीडिया पर सारिफीन इसके बारे में बहुत बात करें और खास तौर पे जो हॉलैंड के रिसर्चर हैं फ्रैंक होग्रेटिस इनके बारे में ज्यादा बात हो रही है क्योंकि उन्होंने भी इस हवाले से बात की थी। इन्होंने रवां बरस तुर्की और शाम में जो ज़लज़ले आए थे जिसमें आई थिंक हजारों अफराद शहीद हो गए थे, फौत हो गए थे, इसके बारे में पेशगोई की थी। ताहम जो दीगर साइंटिस्ट हैं जियोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ज़लज़लों की पेशगोई करने का फिल वक्त तो कोई तरीका साइंस के पास मौजूद नहीं है। जो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे है उसका ये कहना है जी कि हमारे इदारे और न दीगर साइंसदानों ने कभी भी किसी भी बड़े ज़लज़ले की पेशगोई की है, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर कराची हैं पाकिस्तान में अमीर हैदर लगारी, वो ये कहते हैं कि ज़लज़ला कब आएगा, कहाँ आएगा, इसकी पेशगोई नहीं हो सकती। दूसरी जानिब जो डिप्टी कमिश्नर हैं हमजा शफकात साहब, वो ये कहते हैं कि अगरचे कि हम ज़लज़ले के सही वक्त या शिद्दत का अंदाज़ा नहीं
लगा सकते, लेकिन रिहायशियों के लिए बाखबर रहना जरूरी है और तैयार रहना भी संभव जरूरी है। ये अच्छी अप्रोच है वैसे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ वाक़या हो, लेकिन अच्छी अप्रोच है कि आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। और बहुत सारे ममालिक जो फॉल्ट लाइन के ऊपर है, इवन अमेरिका के अंदर भी घरों की तामीर ही ऐसे की जाती है कि अगर खुदा न खासा, जापान के अंदर एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि अगर कुछ ऐसा हो भी तो नुकसान कम से कम हो। तो जो लोग इस फॉल्ट लाइन के ऊपर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी है, बाकी यकीनी तौर पे अल्लाह के काम और प्रेडिक्ट करना इसको पॉसिबल। अच्छा, कुछ माइंस के हवाले से भी कहा जा रहा है, रिपोर्टेडली वहां पे काम रोका गया है, ऑब्वियसली जो लोग वहां पे काम करते हैं, तो अल्लाह करे कि ऐसा कोई भी जलजला ना आए और अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सूरत हाल हो कि ऐसी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़े। दो कि ये जैसे हमने खुद भी कहा है कि जलजला कब, कहाँ, कैसे, किस शिद्दत से आएगा, इसको अभी तक साइंस इसकी प्रोडिक्शन के हवाले से कोई खातिर का एक सिस्टम या मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि जिस जलजले की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सके। इसी नोट पे कि सब खैर आफियत से रहें और सब कुछ अच्छा रहे, हम को खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत अच्छे से दिन गुजारिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा और हो सके तो फीडबैक दीजिएगा शो के हवाले से। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।